कहा कि शायद इतने बड़े मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने देना, ये भी हमारी शराफिया आम तौर पर भी ये हमें कहते हैं, और आपकी भी राय है, ज़ाहिर आपकी तो तालीमी एतबार से है, ये इल्मी एतबार से है कि हमें गिरने नहीं देंगे। होगा क्या? हम 27 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे? रीस्केड्यूल हो जाएगा या क्या होगा? इसी तरीके से हमारा कारोबार चल रहा है, मांग के चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया आज इतनी चिंतित हो चुकी है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे बचाया जाए। कहीं न कहीं आज पाकिस्तान पे एक समस्या आन पड़ी है कि उनको जो सूद कर्जे के सूद की अदायगी है वो अब निकट भविष्य में ही करनी है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के पास आज जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और फाइनेंशियल इमरजेंसी तक पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं, तो उस स्थिति में कैसे पाकिस्तान इस स्थिति को पार पाएगा। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में इस पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने की है, जो पहले फाइनेंस एडवाइजर भी रहा है। उसने कैसे बताया है कि हम आने वाले समय में कहीं न कहीं इधर उधर देशों से मांग तांग के अपना कर्जा दे देंगे और कैसे पाकिस्तान की जो स्थिति है वह आगे आने वाले समय में और निचले स्तर पे जाएगी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ऑल दो वी आर इन, हमारी प्लाइट तो कोई अच्छी नहीं है, बड़ी मिजरेबल है हमारी मैशत की शक्ल, लेकिन ये आपने कहा कि शायद इतने बड़े मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने देना, ये भी हमारी शराफिया आम तौर पर भी ये हमें कहते हैं, और आपकी भी राय है, ज़ाहिर आपकी तो तालीमी एतबार से है, ये इल्मी एतबार से है कि हमें गिरने नहीं देंगे। होगा क्या? हम 27 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे? रीस्केड्यूल हो जाएगा या क्या होगा? आप क्या फोर्सी करते हैं? और आखिर में भट्टी साहब आपसे आम आदमी की फ्लाइट के बारे में पूछेंगे। डॉक्टर साहब देखें, अब ये मुझे 27 बिलियन डॉलर ये इसका कोई मुझे इल्म नहीं है कि ये किसने कैलकुलेट किया है, कहाँ से किसने किया है कैलकुलेट। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान में नमाजी में डिफ़ॉल्ट किया ना, इंशाअल्लाह आगे करेगा। कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो जो ड्राइविंग सीट पे होता है हुकूमत वक्त, वो अगर चाहे किसी एजेंडे के तहत उस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करार देना तो हो सकता है, वरना कोई इस तरीके से डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। मैं उसको बड़े सिंपल अंदाज में आपको अगर समझा दूं आपके नाज़रीन के लिए भी, कि देखिए पाकिस्तान तकरीबन 2.5 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर का हर महीने एक्सपोर्ट कर रहा है, और तकरीबन 2.5 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर के जो है वो रेमिटेंस भी हमारे पास आ रहा है। तो हमें 5 बिलियन से 6 बिलियन के दरमियान में जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमें मिल रहा है हर महीने। तो अगर हम अपने इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट को इस तरीके से कर्व कर दें कि हम इंपोर्ट उतना ही करें जितना कि हम अर्न कर रहे हैं, तो बाकी बच जाएगा हमारी डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग कितनी है, ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बातें होती हैं। आप देखेंगे कि इतना हैवी बताया जाता है डेट सर्विसिंग। उसमें हमने चाइना की जो पेमेंट थी उसको भी शामिल किया हुआ था, सऊदी अरब की जो पेमेंट है उसको भी शामिल किया हुआ है, और भी इस तरह के दोस्त मुल्क हैं उनके भी पेमेंट को शामिल करके हमने इन्फ्लेट कर दिया नंबर को कि हमें कितनी ज़रूरत है। पिछले साल जो मैंने जून 2022 में जो माली साल ख़त्म हुआ है, हमने तकरीबन 15 बिलियन डॉलर के करीब हमारी डेट सर्विसिंग थी टोटल, जिसमें सूद भी था और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिला के था, 15 बिलियन था, ठीक है, 2021-22 में। तो अगर हम इस तरीके से अपने जितनी हम एक्सपोर्ट और रेमिटेंस की शक्ल में अर्न कर रहे हैं उतना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए चाहिए होंगे पैसे। अब डेट सर्विसिंग के लिए आप देखें कि कुछ तो हमारे यहाँ पर 400-500 मिलियन डॉलर साल के जो हैं वो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत हमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, कुछ पैसा हमें जो हमने बनाया है रोशन डिजिटल अकाउंट उसमें बाहर से आ जाता है। तो जितने गैप बचता है वो हुकूमत पाकिस्तान फिर बोरो करती है, मल्टीलैटरल अदारों से बोरो करती है और दोस्तों से बोरो करती है, तो वो हम कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारा कारोबार चल रहा है, मांग के चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि डिफॉल्ट होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुल्क की माशी सूरत हाल बिल्कुल स्टेबल चल रही है, हम ऐसा समझ लें?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले वाली बात सही है आपकी कि हम जो कहा गया कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। लेकिन देखिए, मैं इसको क्वालिफाई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान उस वक्त डिफॉल्ट करेगा जब हुकूमत वक्त चाहेगी, चाहे जो भी हुकूमत हो। क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे होते हैं, गाड़ी खड्डे में जाके गिरा दें या उसको मंजिल तक पहुंचाएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक रहा कि पाकिस्तान की मईशत कैसी है, मईशत बहुत बुरी हालत में है, दो ओपिनियन इसमें है नहीं। मईशत बहुत ही बुरे हालत में है। मैंने कभी जिंदगी भी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान की मईशत को इस हालत में देखूंगा जो आज मैं देख रहा हूँ। बाकी लोगों के मुकाबले में मुझे ज़्यादा इसका दुख होता है, क्योंकि मैंने इसको सही करने में बड़ा रोल प्ले किया था जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था। आज वही मईशत मेरे आंखों के सामने तबाह हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, हिसाब डार साहब चंद दिन पहले आए, उन्होंने कहा मुल्क की माशी बदहाली के जिम्मेदार मिफ्ता इस्माइल साहब है। दूसरा, बार बार ये खबरें आ रही हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है किसी भी वक्त। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आसान लफ्जों में बताएं, इसका क्या इफेक्ट होगा आम लोगों पे या बिजनेसमैन पे या पाकिस्तान की इकॉनमी पे? देखिए, पहले जो आपका सवाल है मुफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा और दार साहब ने क्या कहा, ये दोनों की अपनी लड़ाई है एक तरीके से कह दें, जिसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। वो उनकी पार्टी का मसला है, उनके पार्टी के लीडर जो हैं वही इसको हल करेंगे कि भाई एक ही पार्टी के लोग जो हैं वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अदब एहतराम से वो आपस में नहीं लड़े, वो मुल्क की इकॉनमी को कह रहे हैं तबाह वो करके गया है। वो जाती लड़ाई होती तो हम यकीनन सवाल आपसे ना करते। नहीं, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत अप्रैल से ऑनवर्ड जो है बहुत तबाही की तरफ चली गई है, बहुत तबाही की तरफ गई है। और मैं ये कहता हूँ कि इस मईशत को जानबूझ के ख़राब किया गया है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि इसको ख़राब किया गया है ताकि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए, उतना ही दुनिया को पाकिस्तान से जो हासिल करना है वो कर सकते हैं वो। क्योंकि पाकिस्तान को अगर इतना वल्नरेबल कर दो कि इससे जो चाहे हम करवा सकते हैं, वो हमें उस डगर पे लेके जाने की कोशिश की गई है कि इसकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाया जाए ताकि ये हमारा दस्त नगर बन के रहे और हम जिस तरीके से चाहें इसको चलाएं। इसके पीछे सियासत भी है, इंटरनेशनल सियासत भी है। मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि चीज़ों को ख़राब किया गया है, चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। मिफ्ता इस्माइल ने किया है या किसने किया है, ये उनके आपस की बातें हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी जरा काइंडली रहनुमाई कर दे। देखिए, ये इस किस्म की बातें होती रहती हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो मुझे इसका टेक्निकल इसका नहीं पता है कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए, ये भी इनकी जेब में पैसे नहीं हैं। देखिए, आज पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि देखें जी वो एलसी नहीं खुल रहा है, फला नहीं खुल रहा है, तो ये तो बहुत तबाही हो गई है। भाई, अगर आपके पास लाख रुपया घर में पड़ा हुआ, आपके बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आपके अखराजात तकरीबन 2 लाख रुपए महीने के हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? किसी 2 लाख जिस तरीके से आप खर्च कर रहे थे उस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, या अपने अखराजात की आपने प्रायोरिटाइज करनी है कि यार मैं बच्चों को लेके जाया करता था रेस्टोरेंट में, तो अभी हालात खराब हो गए, मैं नहीं लेके जाऊंगा, या मैं ये काम कर रहा था अब ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस वक्त मेरी माली हालत ठीक नहीं है। तो आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं क्योंकि आपने उसी 1 लाख रुपए में महीना गुजारना है, आप 2 लाख की तरह नहीं चल सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टेट बैंक के पास जब $7.5 बिलियन रह गए हैं रिजर्व हमारे पास में, तो लोग कैसे एक्सपेक्ट करें कि मुल्क का कारोबार उसी तरीके से चले जब हमारे पास 19-20 बिलियन डॉलर के रिजर्व। आपने एक फरमाया, इसके बाद काजी साहब करेंगे, कि अप्रैल से जो क्राइसिस आया आपने जिंदगी में नहीं देखे, अप्रैल से लेके आज दिसंबर तक कितने मुल्क को लॉस हो चुका है आपके ख्याल में जो नहीं होना चाहिए था? अभी मैंने वाकई इसमें कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ मैंने इतना कैलकुलेट जरूर किया था कि अप्रैल में तकरीबन एंड ऑफ मार्च में $11.5 बिलियन के करीब हमारा रिजर्व था। $11.5 बिलियन। आज ये 7.5 बिलियन पे आ गया है।
तो आप देखें कि $4 बिलियन तो हमने रिजर्व लूज किया, मतलब अप्रैल से लेके अब तक में $4 बिलियन हमारे रिजर्व नीचे चले गए। लेकिन थोड़ा और मैं पीछे जाऊं, जो अब कहा जाता है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो तकरीबन सितंबर वगैरह से शुरू हुआ था 2021 से, उस वक्त तो हमारे पास $19 बिलियन से ज्यादा का रिजर्व था। और वो चीजें चलते 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 एंड ऑफ फरवरी में जब ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह की बातें शुरू हुई तो तकरीबन $16.4 बिलियन हमारा रिजर्व था। ठीक है, तो अगर हम नो कॉन्फिडेंस ही से शुरू कर दें कि जो बाज़ गश्त शुरू हो गई थी पार्लियामेंट में, तो अगर 16.4 था, आज 7.5 के करीब है, तो तकरीबन हमने $9 बिलियन के करीब हमने रिजर्व लूज किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। अगर ये $9 बिलियन हमारे पास होते तो हम आज ये बात नहीं करते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा और ये क़यामत का मंजर हम पेश नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये रिजर्व जो है $9 बिलियन का हमने लूज किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। और यही मैं कह रहा हूं आपको कि ये चीजें खराब की गई हैं कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाया